नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। काजरी जोधपुर में आयोजित किसान मेले पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। हरे चारे की फसल तितली मटर के फायदे और वैज्ञानिक तकनीक से खेती। किसान भाइयों, हम प्रतिदिन अपने अन्नदाता कार्यक्रम में कृषि और पशुपालन इत्यादि से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही नए अनुसंधान कार्यों तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा आयोजित किसान मेलों को भी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं। इसी के अंतर्गत पिछले दिनों काजरी जोधपुर में कृषि मेला एवं कृषि नवाचार दिवस का आयोजन किया गया। तो यह मेला किसानों के लिए किस प्रकार से लाभकारी रहा, आइए जानते हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि किसान की आमदनी को 5 साल में दुगना करना है, और दुगना करने का जो सबसे सुगम और सबसे सटीक रास्ता है कि हम कृषि की उन्नत तकनीक को किसान के घर तक ले जाएं। विभिन्न स्तर पर बार बार इस तरह के किसान मेले आयोजित किए जाते हैं। इस बार काजरी ने ये बड़ा वृहत स्तर पर ऐसा मेला आयोजित किया है, और ऐसे समय में किया है जब हमारे पश्चिमी राजस्थान में बरसात की खेती से होने वाली सारी फसलों का प्रदर्शन यहाँ पे फार्म फील्ड पे किया गया है। और जो ये सेंटर का क्या फील्ड है, इस पे किसानों ने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि किस तरह से नई वैरायटीज़ आई हैं, किस तरह से नई वैरायटीज़ से ज़्यादा क्रॉप ली जा सकती है। और इसके अतिरिक्त जो है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए चारे से लेकर के प्रसंस्करण तक सारी चीज़ों का डिस्प्ले इन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि किसान जो देख करके सीख सकता है और इस तरह की तकनीकी से फ़ायदा उठा सकता है, उस रास्ते से जाकर के ही हम किसान की आमदनी को दुगना कर पाएंगे। निश्चित रूप से देश के कृषि वैज्ञानिकों ने पिछले 50 सालों में देश के कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया है। और जिस तरह से यदि इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि आज़ादी के समय जो देश का प्रोडक्शन था, उससे लेकर के 1950-60 तक ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में कृषि वैज्ञानिकों ने जिस तरह से काम किया है, आज उसी ज़मीन पर जो ज़मीन धीरे धीरे कालांतर में ज़्यादा खेती होने के कारण से डिटोरिएट हुई है, उस डिटोरिएशन के बावजूद भी जो है अब फसल की पैदावार को बढ़ाते हुए देश को फूड ग्रेन्स के लिए सेल्फ सस्टेनेबल बनाया है। और इसके लिए मैं देश के कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमको बहुत दूर तक जाना है, और ये जो फार्म जो लैब पे जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इसको अगर हम सटीक रूप से लैंड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो हम इसमें और अधिक काम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी काजरी के जो कृषि मेला एंड नवाचार दिवस के अंतर्गत जो मेला लगा है, और इसमें किसानों ने जो हमने पौधे तैयार किए हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत रुचि दी। नींबू के पौधों के बारे में उन्होंने बहुत मांग करी है, आम के ग्राफ्टेड आम के लिए भी उन्होंने बहुत मांग की है, अनार के लिए भी इन्होंने जो गुट्टी से तैयार पौधे थे उनमें भी रुचि लगाई, और कैसे तैयार करते हैं। और दूसरा हमारा यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहा है जो हमारा बाजपन चिकित्सालय उदयपुर में चलता है, उसमें जो हम पशुओं को ट्रीटमेंट करते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र पे जो डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स को जो रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, उसका भी लोगों ने जानकारी ली और देखा उन्होंने कि जो पशु को अगर अपन समय के अनुसार, नियमानुसार अगर बाटा दें, और बाटा के साथ अगर अपन मिनरल मिक्सर और नमक दें, तो उनका 60 दिन के अंदर है ना, उनका एकदम नयापन आ जाता है, उनका पशु का रोग दूर हो जाता है। ये प्रैक्टिकल जो हमने वहाँ पर हमने किया था, उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छी रुचि देखी, और उन्होंने अपना जो देखा कि हम भी है ना पशुओं को मिनरल मिक्सचर देंगे और उनको ना नमक भी देंगे।
जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत है, किसानों ने बहुत रुचि दिखाई और उसमें पौधे कैसे लगाते हैं, गृह वाटिका में पौधे कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए दिया। और टीएसपी का जो हमारा प्रोग्राम है ट्राइबल एरिया के अंदर जो चलता है, उसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, गृह वाटिका, पोषाहार वाटिका और फल जो वहाँ के लोकल फल है, वही चीकू है, उसके बारे में भी लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है और उसके बारे में भी लोगों ने जानकारी दी है। नाम मुकेश कच्चावा, पॉलड़ी रनाव था और अब मेले में आए अभी, और इसमें मेले में सारी जानकारी देखी थी। और इसमें काजरी में पहले देखा था, इसमें बेर के पौधे, और बाद में सौर ऊर्जा का प्लांट देखा, और इसमें पशुपालन भी देखा है और पशुपालन जानकारी बहुत बड़ी ली। और यहाँ दुकानें भी देखी है, उसमें नई नई जानकारी और भी ली हुई है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल के अन्नदाता कार्यक्रम में दिखाएंगे इससे जुड़ी हुई और तमाम जानकारियां, तो देखना ना भूलें हमारा कल का कार्यक्रम। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 18.5% है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बने रहने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पशुओं की दूध देने की क्षमता विदेशी पशुओं की तुलना में 50% कम है। ऐसे में हमें अपने पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना होगा और उसके लिए उत्तम नस्लों के साथ हरे चारे की कमी को दूर करना होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने देश में हरे चारे की किल्लत को दूर करने के लिए एक चारे का म्यूजियम भी बनाया है, जिसमें विभिन्न तरह के सदाबहार हरे चारे के बीज व रूटेड स्लिप तैयार किए जा रही है। इसी के अंतर्गत हरे चारे की फसल तितली मटर के बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीएस मीणा। भारत 140 मिलियन टन वार्षिक दूध उत्पादन करके विश्व में नंबर 1 है, लेकिन हमारे पशुओं की दूध देने की क्षमता विदेशी पशुओं की तुलना में 50% कम है। हमें दूध उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए उत्तम नस्लों के साथ हरे चारे की कमी को दूर करना होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देश में हरे चारे की किल्लत को दूर करने के लिए फॉरेज म्यूजियम बनाया है, जिसमें विभिन्न तरह के तकरीबन 3 दर्जन वैरायटी के सदाबहार हरा चारे के बीज व रूटेड स्लिप तैयार की जा रही हैं। ये किस्में किसानों के लिए फायदेमंद रहेंगी। हमारे पास अभी देखा जाए तो करीब 40% हरे चारे की कमी है, यानी कि हमारी मांग ज़्यादा है और हम चारा दे नहीं पा रहे, जिससे हुआ क्या कि हमारे पशुओं की दूध उत्पादन करने की क्षमता कम है, यानी कि हम पशुओं से उतना दूध नहीं ले पा रहे जितना कि पशु देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें चारे की सप्लाई भरपेट नहीं कर पा रहे, या भरपेट दे भी रहे हैं तो पोषक तत्वों वाला चारा नहीं दे पा रहे। आपने देखा होगा कि हम ज्वार, बाजरा, मक्का, नेपियर, गिन्नी घास खिला रहे हैं, लेकिन दूध कब बढ़ता है? जब हम प्रोटीन वाला चारा देंगे, जैसे बरसीम देंगे, रिजका देंगे, या क्लटेरिया देंगे, या लोबिया देंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा ही एक चारा है जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई मटर, यानी कि तितली मटर बोलते हैं। इसका कुछ लोग अपराजिता भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको क्लटेरिया बोलते हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा चारा है जिसको कि आप अनुपजाऊ ज़मीन पे लगा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि जो भी आपकी ज़मीन है, चाहे उसमें pH 5 हो, 6 हो, 7 हो, उस पे भी लगा सकते हैं।
जहाँ पानी ज़्यादा ठहरता है वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है पौधा ये, और जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है। यानी कि अधिक सर्दी को, अधिक बारिश को और अधिक सूखे को भी सहन करने की क्षमता इस पौधे में है। जहाँ वन चरागाह ज़मीन है वहाँ भी अन्य घासों के साथ इस फसल को लगाया जा सकता है। इन किस्मों का चारा उगाने से पशुओं को भी हर मौसम में हर चारा उपलब्ध हो सकेगा, जिससे देश के दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। NTRI के वैज्ञानिक डॉक्टर BS मीणा ने देश भर से हरे चारे की बहुवर्षीय विभिन्न वैरायटियों को खोजकर इनका बीज तैयार करने का काम किया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको जो सिंचित क्षेत्र है या किसान भाई जहाँ जमीन तैयार है वहाँ कैसे लगाएं। इसका लगाने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले जो हमें आवश्यक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता हूँ। इसको लगाने के लिए हमें 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद खेत में मिलानी है। उसके बाद जो खड़ी फसल में हम इसमें 25 किलो नाइट्रोजन, 150 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटास डाल देते हैं, जिससे कि अच्छी बढ़वार हो सके। और लगाने का तरीका ये है, लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। जहाँ पर कि पानी की सुविधा नहीं है ऐसी जगह पर हम बारिश से हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, जब हवा में नमी मौजूद रहे तब हम इसको खेत में लगा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद इसको करीब बारिश के मौसम में पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि सूखा पड़ रहा है तो करीब 25 दिन के अंतराल पर इसमें पानी देते रहना चाहिए। डॉक्टर BS मीणा ने घास कीटों की जानकारी देते हुए बताया, भारतवर्ष में लगभग सभी प्रांतों में इसकी पैदावार होती है। और जैसे ही लगाते हैं, लगाने के करीब 45 दिन बाद इसमें कटाई लायक चारा पैदा हो जाता है। ये एक तरह से बेल वाला पौधा है। जैसे लोबिया की बेल बनती है, ऐसे ही इसकी लोबिया की तरह ही बेल चढ़ती है। यानी कि हमारी जो तितली मटर है इसकी भी बेल तर चलती है। जिन किसान भाइयों के यहाँ पशुओं का बाड़ा है चारों तरफ, जहाँ पेड़ लगा रखे हैं या किसी और तरह से बाउंड्री कर रखी है, वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है और इससे आसानी से हरा चारा ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज़मीन किसान अपने खेत के लिए यूज करता है वहाँ लगा लो, या जहाँ पर गाय भैंस को बांध रहे हैं, जहाँ बाड़ा बना हुआ है, उसके चारों तरफ इसको लगाया जा सकता है। सबसे खास बात इसकी ये है कि जो हरा चारा है उसमें 20 से 24% प्रोटीन प्राप्त होता है। और किसान भाइयों, प्रोटीन ही वो चीज़ है जिससे कि पशुओं में दूध उत्पादन बढ़ता है। पशु को चाहिए 20 किलोग्राम हरा चारा। वैज्ञानिकों के अनुसार 10 केजी दूध देने वाले एक पशु को प्रतिदिन 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा, 5 से 6 किलोग्राम सूखा चारा यानी भूसा और 4 से 5 किलोग्राम तक दाने की जरूरत होती है। हरे चारे की कमी का सीधा प्रभाव दूध उत्पादन पर पड़ता है। दूध के साथ साथ दूसरा फायदा ये है, जो पशु साल भर में गर्मी में नहीं आते हैं, या कहते हैं किसान भाई जैसे डॉक्टर चेक कराओ कि इसकी बच्चेदानी कमज़ोर है, तो ये चारा प्रोटीन वाला खिलाने से बच्चेदानी मजबूत होगी और पशु साल भर में गर्मी में आ जाएगा। और गर्मी में आने के कारण क्या होगा कि वो कंसीव भी करेगा। यानी कि हमारा जो सपना है एक साल में एक बच्चा पैदा करे गाय भैंस, उस सपने को हम जब भी साकार कर पाएंगे जब हम हमारे पशुओं को सूखे चारे के साथ हरा चारा खिलाएं। और ये हरा चारा वो होना चाहिए जो कि 2 दाल वाला हो, जैसे बरसीम है, लोबिया है, या हमारी बटरफ्लाई मटर है, या तितली मटर है, या इसका दूसरा नाम अंग्रेजी में बोलते हैं हम क्लैटोरिया टर्नेटा। इससे पूरे साल भर चारा आप ले सकते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जब आपको आवश्यकता हो काट सकते हैं। हाँ, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है थोड़ी इसकी बढ़वार रुक जाती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब इसकी बढ़वार रुक जाती है। लेकिन पानी की सुविधा हो गर्मी में तो बढ़वार चलती रहेगी। और सर्दी के मौसम में जब सर्दी का टेम्परेचर 3-4 आ जाता है तो बढ़वार रुक जाती है। लेकिन जैसे ही मौसम गर्म होगा इसकी बढ़वार फिर चालू हो जाएगी। 1 साल तक लगातार कटाई बीच में करते रहे हम, तकरीबन 300 टन हम इससे शुष्क पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। शुष्क का मतलब ये है कि जब हम इसको सुखा लेते हैं और उसका वजन करें 300 टन तक 1 साल में हम ले सकते हैं। और मैंने बताया कि प्रोटीन इसमें 20 से 24% होती है। इसकी जो फली है वो मटर जैसी दिखती है और एक फली में आमतौर पर 10 से 12 दाने आ जाते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
फलों की बागवानी से बढ़ते लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान विभिन्न फलों की खेती करने लगे हैं और जिन किसानों ने नए फलदार बाग लगाए हुए हैं उनके पौधों की बढ़वार अच्छी हो, उसके लिए जरूरी है समय समय पर किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले समय में इन बागों से अधिक फलन मिल सके। तो किसान भाइयों, नए लगाए गए फलदार बागों में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर RS राठौड़ से। शुरुआत में ही ट्रेनिंग और प्रूनिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जब तक पौधे में फलत नहीं आए हो तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। ट्रेनिंग का अर्थ है कि उसकी काट छाट, यानी ज़्यादातर जो पौधे हैं उसमें 2 से 2.5 फीट तक एक सिंगल स्टेम रखते हैं, सिंगल तना रखते हैं। तो नीचे से जो फुटाव हो रहे हैं उसमें 2-2.5 फीट तक अपने को एक सिंगल स्टेम रखना है। उसके पश्चात इसमें चारों दिशाओं में 4 शाखाओं को बढ़ने देना है। इस तरह से पौधे को अपने ट्रेनिंग करेंगे, काट छाट करके करेंगे ताकि सारी दिशाओं से इसको धूप मिल सके और चारों दिशाओं में पौधे का फैलाव हो सके। और नीचे का तना है उसमें 2 से 2.5 फीट तक कोई भी दूसरी शाखा नहीं फूटे। अनार के अंदर ज़रूर हम 3 से लेकर 5 टनों की सिफारिश करते हैं। अनार के अंदर आप ज़रूर 3 से लेकर 5 टने छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे पौधों में केवल सिंगल स्टेम 2 से 2.5 फीट तक अपने को रखना है। शुरुआत के अंदर पौधे को यदि सही तरीके से टेंड करेंगे, काट छाट कर रखेंगे तो लंबे समय तक वो उत्पादन देगा और कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने फलों के नए नए बाग लगाए होंगे। उन्हें इन बागों से अधिक फलत लेने के लिए जरूरी है कि वे नए पौधों की आवांछित शाखाओं की कटाई छटाई करने के बाद बाग में उगे खरपतवारों को निराई गुड़ाई द्वारा निकाल देना चाहिए। फल के नए पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए बागवान भाई कौन सा खाद व उर्वरक ले और कब एवं कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। जिन किसान भाइयों ने पहले से ही बगीचे लगा रखे हैं वो भी 3-4 सावधानियां रख सकते हैं। उसमें नंबर 1 जो सावधानी है कि खाद व उर्वरकों का प्रबंध। हर एक फलदार पौधा तभी अच्छी गुणवत्ता की फलत देगा जब उसको नियमित अंतराल पर आप खाद व उर्वरकों का प्रबंध कर रहे हैं। जैसे कि अपन मानते हैं कि 5 साल का यदि आपने कोई आम का या अमरूद का या नींबू का पौधा लगाया है तो उसमें 40 से 50 किलो प्रतिवर्ष सड़ी गोबर की खाद की आवश्यकता रहती है। 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता रहती है। 600 से 800 ग्राम पोटास की आवश्यकता रहती है और 600 ग्राम के अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, यूरिया की आवश्यकता रहती है। तो जो अनुमोदित रिकमेंडेड डोजेज हैं, मात्राएं हैं, उनका सही समय पे फूल आने से पहले 1 से 1.5 महीने पौधों के अंदर डालना चाहिए। खाद और उर्वरक डालते समय एक सावधानी ये रखते हैं कि केवल उसकी तने के पास में खाद या उर्वरक नहीं डालें। चारों तरफ जितना पौधे का फैलाव है उस पूरे फैलाव में अंदर खुदाई करके और फिर इस खाद को देवे। हर एक पौधों के अंदर खाद व उर्वरक देने का समय है वो अलग अलग है। जैसे अमरूद के अंदर यदि फलत वाला पौधा है और खाद व उर्वरकों का देना है तो उसके लिए उसकी कौन सी बहार के अंदर फल ले रहे हैं उस हिसाब से अपन डालेंगे। जैसे अम्बे बहार ले रहा है तो दिसंबर जनवरी के अंदर देंगे। मृग बहार जो सर्दी वाली फसल कोई किसान ले रहा है तो जून के महीने के अंदर खाद व उर्वरक डालेंगे। तो बहार के हिसाब से उसका निर्धारण करते हैं, लेकिन खाद व उर्वरक हर पौधे को हर प्रतिवर्ष अनुमोदित मात्रा के हिसाब से देना चाहिए। फलोद्यान में पोषण तत्व प्रबंधन के बाद एक मुख्य पहलू है सिंचाई। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि ड्रिप से सिंचाई करना। इसके माध्यम से कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से आवश्यकता अनुसार फलों के बागों की सिंचाई कर सकते हैं। नए फल के बागों में कौन कौन से कीट और रोगों का प्रकोप होता है और किसान भाई इनका समय रहते नियंत्रण के लिए कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। नींबू वर्गीय फलों का बगीचा लगाते हैं तो उसमें जब बगीचा पुराना होता है 4-5 साल या 10 साल तो उसमें डाईबैक या कैंकर नामक बीमारी आ सकती है। डाईबैक यानी पौधे की जो शाखाएं हैं वो सूखना शुरू कर देती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए जैसे ही शाखाएं पौधे की सूखना शुरू करे तो उन शाखाओं को काट के और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देंगे तो इसमें वो बीमारी है वो ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं फैलेगी और इस तरह से उसका नियंत्रण धीरे धीरे कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो सावधानी है कीड़े बीमारियों की। बरसात के मौसम में कुछ कीड़े पौधों के ऊपर लग सकते हैं, नए पौधों के ऊपर। उसके लिए आप जो रस चूसक कीड़े हैं उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर जल के अंदर मिला के उसका छिड़काव करके रस चूसने वाले कीड़ों से बचा सकते हैं। शुरुआत के अंदर पौधे को यदि सही तरीके से टेंड करेंगे,
काट साट कर रखेंगे तो लंबे समय तक वो उत्पादन देगा और कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बोराज, जिला जयपुर के कृषक राजूलाल देवासी ने। यह भिंडी की फसल में लगने वाले पीला मोजाइक रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजूलाल देवासी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कि खरीफ में हम लोग सब्जी के रूप में भिंडी भी सब्जी के रूप में खाते हैं, तो बरसात में ज़्यादातर हम देखते हैं कि पौधा कैसे आपका पीला हो जाता है, मतलब कि पत्तियां जो हरा रंग था वो धीरे धीरे पीला होता है। तो पीला जो हमारा जो यह रोग है इसको हम लोग बोलते हैं येलो वेन मोज़ेक वायरस डिजीज। भिंडी की फसल में पीला मोज़ेक रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधों से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसलिए इस रोग को नियंत्रण करने के लिए सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके उपचार पे, जब बीज आप डालते हैं तो वहाँ पर बीज के साथ आप जो है कीटनाशक का 2-3 बूंद आप बीज के साथ ज़मीन में डालें। जैसा ही आप बीज अंकुरित होगा वह भी आपका वो कीटनाशक पौधे में रस के जैसा चूस लेगा और वह चूसा हुआ पौधा आपका विषाक्त रहेगा। उस समय से आप पहला बचाव करेंगे। फिर आप 20 से 22 दिन पर आप एक छिड़काव कर देंगे, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा है 35 से 40 दिन पर करना है। हम इस फसल को आप कीटनाशक द्वारा छिड़काव करके कीट को भगा सकते हैं, तभी हमारा फसल सुरक्षित रहता है। जब फूल आ जाए उसमें आप स्वास्थ्य के ख्याल से आप जो है कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। कीटनाशक में आप जानते ही आजकल बहुत दवाई आ गई है। अभी इमिडाक्लोपिड बहुत फेमस दवाई है, सब कोई जान रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं 3 ग्राम जो 3 लीटर पानी में 1 ml दवा दे के छिड़कते हैं। यह छिड़काव हम फूल आने तक ही करना है। उसके बाद हम नीम का तेल जो होता है 1 लीटर में 5 ml डाल दें और उसके बाद छिड़काव करते रहें और प्रत्येक 5 दिन पर या 4 दिन पर अधिक से अधिक 6 दिन पर एक छिड़काव करते जाएं। जिससे क्या होगा, यह जो उजली मक्खी है यह आपके फसल पर नहीं होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। काजरी जोधपुर में आयोजित किसान मेले पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। समेकित कृषि प्रणाली है अधिक आय का जरिया। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।